तो आइए शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी बीएससी फिजिक्स। कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में लगती हैं, कुछ में सेकंड ईयर में भी हो सकती हैं और किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर में भी हो सकती हैं। वो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके डिमांड पर ही है। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि बंकन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट की वीडियो अपलोड करवाई जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देखें, इस टॉपिक को आप एक बार अगर देख लेंगे तो आप इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाले हैं उसके लिए। पीडीएफ नोट्स और बुक्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंकन आघूर्ण क्या है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बंकन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। देखिए, इसका जो एक 3D के अंदर आपको समझाने का तरीका है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि ये बेंडिंग मोमेंट किस प्रकार से होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप उसको वीडियो को देख सकें। छड़ को साम्यावस्था में लाने के लिए, यानी जो आपकी कोई भी रोड है उस पर हम जब एक फोर्स लगाते हैं एक एंगल पे, उसको हम मोड़ते हैं। यहाँ पे बंकन का मतलब है इसको मोड़ना, उसमें बेंडिंग प्रोड्यूस करना। तो उस छड़ के अंदर, उस रोड के अंदर हमारे उस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स क्रिएट होता है जो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। वो उसको वापस से अपनी जो पूर्व पोजीशन है या हम कहें इक्विलिब्रियम जो स्ट्रेस की स्टेट है उसमें लाने का प्रयास करता है, और उसे ही हम एक बेंडिंग मोमेंट का नाम देते हैं। तो छड़ को साम्यावस्था में लाने के लिए एक प्रतिक्रियात्मक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, यानी एक प्रकार का ये टॉर्क ही होता है आपका। इस आंतरिक बल युग्म के उदासीन अक्ष के प्रति, क्योंकि बिल्कुल सेंटर के अंदर एक नॉर्मल एक्सेस होती हैं हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके प्रति, उसके अराउंड में एक आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है जब हम बाहर सेक्शनल फोर्स लगा के उसको बेंडिंग करने का ट्राई करते हैं या कोशिश करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, बंकन आघूर्ण कहते हैं। उस आघूर्ण को आप बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इस प्रकार से एक रोड थी, मान लीजिए। इसको हमने इस प्रकार से दोनों साइड में फोर्स लगा के और उसको बेंड किया, यानी इसको हमने मोड़ा। तो उससे हम इसमें किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालते हैं वो आप इसको ध्यान से डायग्राम को एक बार यहाँ पर देखिएगा कि मान लीजिए हमारा जो एंगल है वो थीटा है। जिस प्रकार से हम मान लीजिए अपने दोनों हाथों को ऐसे टच करके कोहनी से और किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से मोड़ें तो एक एंगल क्रिएट होता है। वो एंगल यहाँ पे हमने थीटा मान लिया है। तो और ये हमारे पास जो बिल्कुल सेंटर में हमने दिखा रखी है एन एंड एस, ये इसकी नॉर्मल एक्सिस है, उदासीन अक्ष है। जो इसकी रेडियस जो है यहाँ से वो थी मान लीजिए कैपिटल आर, यहाँ पे हमने कैपिटल आर इसको दिखा रखा है। और हमारे पास ये जो पॉइंट थे वो है ए और बी। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखें, यहाँ पर ए है और यहाँ पर है बी। अब जब हमने इसको फोर्स लगा के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो जो हमने दिखा रखे हैं ये फोर्स के हैं। जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसमें क्या होगा, जो इसके नीचे वाली जो सरफेस है ये तो ऐसे कंप्रेस हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। और जो आउटर वाली जो सरफेस है वो उसमें क्या होगा, विस्तार होगा, उसमें एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड होती है वो। तो हमने ये माना कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जेड डिस्प्लेसमेंट आया फोर्स लगाने के बाद, और हमारे पास जो टोटल आपकी ये जो रेडियस अब बन गई वो होगी आर प्लस के जेड हो जाएगी। यानी आर तो पहले थी और जेड इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे ए डैश बी डैश। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आप इस तरीके से लिखेंगे टॉपिक पूरा हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आसान है। इसमें हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम विस्थापन माने, अल्प विस्थापन माने, डिस्प्लेसमेंट अगर हम कम लें तो ये जो कर्वनेस है इनको हम स्ट्रेट लाइन मान भी सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे आर्क के रूप में इसको लेना चाहें तो आर्क के रूप में भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको आर्क के रूप में लिया है। तो हमारे पास एक तो है ये आपका ओ पॉइंट हो जाएगा ओ ए बी, एक तो ये हो गया। इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और एक बार ये सेम ही पॉइंट ओ लेके और ए डैश बी डैश के लिए ये आपका जो एंगल है इसमें वापस से रिपीट हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस फिर से लगा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगाएंगे ओ ए बी के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा, आर्क है आपका ए बी और रेडियस आपकी कैपिटल आर और इक्वल्स आ जाएगा ये एंगल थीटा। जब हम इसमें
ये जो बड़े वाला आर्क है ए डैश बी डैश, इसके लिए फॉर्मूला वापस से रिपीट करेंगे तो हमारे पास एंगल तो थीटा ही आएगा, लेकिन आर कब हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन आर प्लस के जेड हो जाएगा, क्योंकि अब जो जेड डिस्प्लेसमेंट आ गया तो यहाँ पे हमने ए ओ से बी डैश या ओ से ए डैश की जो डिस्टेंस है वो आर प्लस जेड के इक्वल है। जब हम इतना काम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 बार ये अभी मैंने आपको बताया वो फॉर्मूले यहाँ पे लगा रखे हैं, और हमारे पास एक बार हम ए बी की वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगी आर थीटा के इक्वल, और एक बार हम ए डैश बी डैश अपॉन आर प्लस जेड के अकॉर्डिंग ए डैश बी डैश की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगी आर प्लस जेड थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालनी है स्ट्रेन यानी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालनी है। निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी लेंथ में कितना चेंज हुआ और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगी। मैंने सपोज कर लिया डेल्टा एल है वो लेंथ में चेंज हुआ और एल जो है उसकी इनिशियल लेंथ थी। तो हमारे पास जो विकृति है स्ट्रेन उसको मैंने एस से डिनोट किया, और यहाँ पे हम जो लंबाई में परिवर्तन है, लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ या कितना डिफरेंस आया वो हम बताएंगे। तो वो हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश तो अब अपनी फोर्स लगाने के बाद है और ए बी जो थी हमारे पास वो पहले थी, दोनों को हमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आपका परिवर्तन है वो आ जाएगा, और ओरिजिनल थी ए बी तो इनकी वैल्यूज़ हम रख देंगे। तो इनकी वैल्यूज़ हम रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी आर प्लस जेड थीटा माइनस के आर थीटा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आर प्लस जेड थीटा माइनस आर थीटा अपॉन ए बी की वैल्यू आर थीटा। इसको हमें सोल्व करेंगे तो आर थीटा से आर थीटा कैंसिल हो जाएगा और थीटा से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो स्ट्रेन है वो आ जाएगी जेड अपॉन आर। अब जब आपके पास स्ट्रेन आ जाती है तो स्ट्रेन आने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रेन आ जाती है तो हमारे पास अब हम लगाएंगे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, और यंग मॉडुलस जो होता है वाई कैपिटल वाई वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। हमें निकालना है आपका टॉर्क, यानी टॉर्क निकालना है। टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फोर्स और इनटू में चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यानी टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या बल इनटू लंबवत दूरी। तो जब मैं प्रतिबल निकाल दूंगा तो उसके बाद में बल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिबल जो होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें जो स्ट्रेस है प्रतिबल उसको अलग करना है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर हो जाएगा वाई इंटू में अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आप क्या करेंगे, जो अपना फॉर्मूला है प्रतिबल का आपका स्ट्रेस का वो आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया बल बटा क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम अपनी जो वैल्यू है वो रखेंगे बल बटा क्षेत्रफल। मैंने यहाँ पे प्रतिबल के बराबर रखा और y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति आ जाएगी, तो यहाँ से मैं बल को अलग कर दूंगा और क्षेत्रफल एरिया जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा y इंटू एस की वैल्यू हम बाद में रख देंगे और एरिया हो जाएगा a, और s की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी z अपॉन आर, तो यहाँ पे आ जाएगी z अपॉन आर। तो हमारे पास जो फोर्स है वो आ जाएगा वाई जेड ए अपॉन कैपिटल आर। और अब हमारे पास ये फोर्स आ गया। फोर्स आने के बाद हमें निकालना है बंकन आघूर्ण। तो बंकन आघूर्ण यानी आपको इसकी जो सिंबल है वो तो कैपिटल जी होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो आपके टॉर्क के इक्वल ही होगा, यानी टॉर्क होता है बल इंटू लंबवत दूरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो फोर्स हमारे पास आया वाई जेड ए अपॉन कैपिटल आर, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, कैपिटल जेड हुआ था। आर में हमने जेड को ऐड किया था, आर प्लस जेड हुआ था, तो ये जेड हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था आपका डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, यानी कि वाई जेड ए अपॉन आर इंटू जेड। तो ये ए जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे वाई के साथ में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बनेगा ये जी इक्वल्स वाई जेड स्क्वायर ए अपॉन आर। हालांकि ये फॉर्मूला जो है वो बेंडिंग मोमेंट का आ गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। देखिए, एक आपने सुना होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आई इक्वल्स एम आर स्क्वायर। ये होता है जब आप किसी भी एक पॉइंट को मेज़र करते हैं और उसके मास जो है उसको आप m या m1 m2 जो भी लेते हैं, और उस मास की रोटेशनल एक्सिस से क्या डिस्टेंस है उसका जो उसका स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर बात करें पूरे के पूरे एक रोड की, जिसमें काफ़ी सारे मास है, मतलब m1 m2 काफ़ी सारा है उसके अंदर मास है। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एक पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया न होके
और जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा, जिसे हम आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जी जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ए जेड स्क्वायर के इक्वल। जैसे हम इससे कंपैरिजन करें, देखें यहाँ पर एरिया आ जाएगा हमारे पास, इसका एरिया आ गया हमारे पास, और आर की जगह हमारे पास आएगा जेड, जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो उस ऑब्जेक्ट की। तो ए जेड स्क्वायर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। तो आई जी आ जाएगा। और हमारे पास हमने यहाँ पे देखे, हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जी इक्वल्स वाई जेड स्क्वायर ए अपॉन आर, तो ये जो जेड स्क्वायर ए है यानी ए जेड स्क्वायर है वो आई जी के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास फॉर्मूला बनेगा फाइनल जी इक्वल्स वाई आई जी अपॉन आर। ये आपका फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बंकन आघूर्ण का। आई जी का अगर आप मान ना भी रखें तो भी आप ऊपर वाला जो फॉर्मूला आया था वाई ए जेड स्क्वायर अपॉन आर वो भी है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान रखें। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते हैं कि आपका जो रोड है, आपकी जो छड़ है वो वृत्ताकार है, वो आयताकार है या बेलनाकार है, इस प्रकार से उसमें एक जो वर्ड हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें आई जी की वैल्यू रखनी पड़ती है। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर छड़ है वो एक वर्ताकार है, सर्कुलर है, अगर एक रेक्टेंगुलर है या एक सिलेंड्रिकल है, तो इसके लिए आई जी की वैल्यू क्या क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि आपके पास एक वर्ताकार छड़ है, उसको आपको बेंडिंग करना है, तो वर्ताकार छड़ के लिए, सर्कुलर रोड के लिए आई जी की वैल्यू होती है पाई आर की 4/4, पाई आर की 4/4। आप ये आई जी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी आपका फॉर्मूला आया था जी वाई आई जी अपॉन कैपिटल आर। तो आई जी की वैल्यू आपको पुट करनी है बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में बोले कि आपकी जो रोड है वो है आपकी रेक्टेंगुलर आयताकार, तो उसके लिए होता है आई जी इक्वल्स बी डी की क्यूब अपॉन 12, बी डी की क्यूब अपॉन 12। इसके निकालने के तरीके भी अलग अलग हैं, किस प्रकार से फॉर्मूले निकाले जाते हैं, लेकिन आपको वो सब चीज़ें नहीं पढ़नी है इस लेवल के ऊपर। जो आपके एग्जाम में आपको लिखना है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो ये बी डी की क्यू अपॉन 12 आर, इसमें ज्योमेट्रिकल जो आपकी आई जी की वैल्यू रखने के बाद बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर छड़ हो स्क्वायर हो, मतलब इसकी स्क्वायर होना यहाँ पे पॉसिबल वैसे नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो बहुत ही छोटी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम एक कंडीशन दे रहे हैं आपको। इस वर्ग जो स्क्वायर है, वर्गाकार है, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको, या तो सर्कुलर पूछेंगे या आपको पूछेंगे ये आयताकार रेक्टेंगुलर। फिर भी अगर मान लीजिए कहीं पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह में ऐसे दे दिया जाए, तो आप जो आप जानते हैं कि उसमें लेंथ वगैरह सब इक्वल होती हैं स्क्वायर के अंदर, तो आप जो पी डी की क्यूब है वहाँ पे बी की 4 कर सकते हैं, या बी इक्वल्स डी ही होगा, या आप डी की 4 भी कर सकते हैं। तो ये इसी से बी डी की क्यूब अपॉन 12 है, इसी से बी की 4/12 बन जाएगा। और यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा वाई बी 4/12 आर। तो ये हमारा था बेंडिंग मोमेंट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाएँ। इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो जो है नोट्स के साथ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।